शाम 7 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, लेकिन एनके सर वो फ्रीबीज को लेकर जो सवाल था। हाँ देखिए, ये फ्रीबीज का जो मनोज जी की बात है उसी को हम नेशनल लेवल पे एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आपकी पॉलिसीज ऐसी है कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो एक ऊपर का वर्ग तो काफ़ी मालामाल हो रहा है, नीचे वो पैसा नहीं जाता है। नतीजा क्या होता है कि उससे नाराज़गी बढ़ती है, महंगाई बढ़ी, उसके पास पैसा नहीं है, वो खरीद नहीं पाता है, बेरोजगारी आई क्योंकि एमएसएमईज नहीं चलेंगे, तो एक चेन रिएक्शन होता है। तो अब सरकारों ने किया क्या है, ये बात सही है कि अगर आप पॉलिसी बदल देते और रिच पुअर डिवाइड कम हो जाता तो शायद जीडीपी आपका घट जाता, लेकिन हर आदमी खुशहाल रहता। इस इकोनॉमी में यह है कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ता गया है, जीडीपी भी आपका बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ है कि नाराज़गी नीचे के लेवल पे रहती है। उसको आप कंपेंसेट कैसे करते हैं? डायरेक्ट डिलीवरी मोड में जाके सीधे पैसा फेंकते हैं, और यही है लाडली बहना स्कीम मध्य प्रदेश में हो, चाहे लड़की स्कीम यहाँ हो, या तमाम जो ये स्कीम्स आ रही हैं जो आप पार्टी ने भी किया, फ्री बिजली दे दिया, फ्री वो दे दिया, ये किसानों को जो हम देते हैं। तो हकीकत ये है कि अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कॉस्ट कम नहीं किया तो क्या करेंगे? किसानों को आप वो सम्मान निधि देना शुरू करेंगे। तो यही इस पूरे देश में हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि आपकी इकोनॉमी एक्चुअल जो है, जो प्रोडक्टिव चैनल्स में जाती, जैसे फ्रीबीज आपने दिया, तो अगर आपने दिया 4,500 रुपये, तो वो घर के खर्चे लेगा, कुछ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन करेगा, कुछ इस तरह के कंजम्पशन होंगे जैसे शादी में खर्च कर देगा, तो इसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि उस बच्चे को शिक्षा दे, बजाय 4,500 देने के स्वास्थ्य दें, शिक्षा दें। ये मुझे लगता है कि सरकारें जो नहीं करती हैं वो फ्रीबीज की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजीज खान साहब हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी साहब हैं, और हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। रोहित। राशिद अलवी साहब, सबसे पहले आप ही का एक कमेंट लूँगा मैं। ये जो महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल रुझान दिख रहे हैं, क्या अभी भी उम्मीद लेके चलें कि ये कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, कोई उम्मीद मत रखिए इस बात की। और मैं तो 2 महीने से लगातार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हराना आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, ईवीएम उनकी जेब में है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह चुनाव हुआ है कि पुलिस इंस्पेक्टर मुसलमानों के पीछे पिस्टल लेके दौड़ रहा है, कुंदरकी के अंदर आधार कार्ड और आईडी एडमिनिस्ट्रेशन पहले कलेक्ट करा रहा है, किस तरीके का चुनाव है? मुझे तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ही इलेक्शन कमिश्नर बना देना चाहिए। महाराष्ट्र का ये चुनाव है, कीमतें आसमान छू रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास उनका अलायंस सीटें जीते जा रहा है। ये संभव है। इन नतीजों को अनएक्सेप्टेबल। आप अपनी पार्टी लोकतंत्र के साथ नेताओं में से एक हैं सर, और जिस तरीके से, ठीक है, अगर महाराष्ट्र में और यूपी में ये वजह है तो वही वजह झारखंड में क्यों नहीं सर? देखिए, बीजेपी के लोग बहुत होशियार लोग हैं। अगर पूरे देश के अंदर हर स्टेट जीतेगी तो फिर आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि झारखंड में तो आप जीत गए, तो वहाँ पे तो ईवीएम ठीक काम कर रहा है। महाराष्ट्र में आप हार गए तो ईवीएम ठीक काम नहीं कर रहा। इसी स्कीम में हारे हैं। उत्तर प्रदेश के तो आप कहें तो मैं वीडियो भेज दूं आपके पास। हमने देखे हैं सर, हमने चलाए भी हैं। किस तरीके का चुनाव हुआ है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में फिर आप कैसे कह देंगे कि इलेक्शन ईमानदारी के साथ हुआ है? और मैं तो पहले से कह रहा हूं कि यूपी के अंदर 1-8 सीट समाजवादी जीते तो जीते, बाकी तो सब की सब भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी। राशिद अलवी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनके मन में कुछ जिज्ञासा है आपके बयान के बाद। मनोज जी, आता हूं। राशिद भाई, एक बात है कि अब आपकी जानिब से जब ये सब चीजें होती है ना तो थोड़ा मजा नहीं आता है। आप जरा सोचिए, आप और हम तो एक जमाने से पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हमें लगता है कि आप अगर ये कहेंगे कि साहब वो इलेक्शन कमीशन और ये एक हो गया, एक मरहला ऐसा है, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन लोकसभा में क्या बीजेपी ने जानबूझ के अब की बार अपनी 60 सीटें हरवा ली थी इसी स्कीम में?
ताकि जनता ताली बजा के देखो अपनी ही हरवा लेते हैं, और तब फिर कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां क्यों नहीं आप सत्ता छोड़ देते कि नहीं नहीं ये तो ईवीएम की खराबी से हम जीते हैं, ये गलती तो से जीत इसलिए गए। ये लॉजिक आप देते हैं तो जरा मुनासिब नहीं लगता। बाकी नए नए जो प्रवक्ता है उनको देने दीजिए, अब आपकी तरफ से ये आएगा तो कुछ मतलब कुछ गड़बड़ लगेगा। ये आपके अनुभव के आधार पर सवाल कर रहे हैं, आपकी उम्र पर तंज नहीं कस रहे हैं आपने राशिद साहब। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उत्तर प्रदेश के अंदर पार्लियामेंट का चुनाव इस तरह नहीं हुआ था जैसे असेंबली का चुनाव हो रहा है। पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर मेरा एक बयान है कि योगी आदित्यनाथ ने ईमानदारी के साथ चुनाव कराया पार्लियामेंट के अंदर। वहां पे सारे मुसलमानों ने ईमानदारी से वोट डाला, आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड। और योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज दिया ठाकुरों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी की भारी ताकत आ जाएगी तो मुझे हटा दिया जाएगा। आप ये भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में सारे ठाकुरों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। इस थ्योरी के आधार पर राशिद अल्वी साहब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर मनोज यादव कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर मनोज यादव कहिए अपनी बात। अजीज खान साहब आपके पास आते हैं, मौका दीजिए जी। यादव जी कहिए, राशिद अल्वी साहब सुन लीजिए, डॉक्टर मनोज यादव। जी जी, देखिए ऐसा है कि जिस तरह से राशिद अल्वी जी को मैंने सुना, मुझे बहुत हंसी आ रही है और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि वही कांग्रेस पार्टी है क्या जो कहती थी मैं सबसे पुरानी पार्टी हूँ और बड़े बड़े दम्भ भरती थी कि हमसे बड़ी ताकतवर पार्टी कोई हो नहीं सकता, हमारे पास लीडरशिप ऐसी है। और ऐसे राशिद अल्वी जी तो इतने पुराने कांग्रेसी है, मुझे उनकी मतलब जो उनके शब्द हैं मुझे मेरे को दिल को आहत करने वाले शब्द हैं कि देखो कैसे मानसिक दिवालियापन किस तरह का हो गया है। इसको कहते हैं नाचना आए आंगन टेढ़ा, और किस तरह से ये लोग किस मानसिक दिवालियापन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए अभी जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में ये लोग की जीत हुई, वहाँ पर इनकी सरकार बनी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ खेला नहीं किया क्या? अभी किस तरह से झारखंड में लगभग कांटे की टक्कर चल रही है, तो वहाँ पर खेला नहीं हुआ क्या? अभी हिमाचल में इनकी सरकार बनी, पीछे आपने देखा कि किस तरह से तेलंगाना में इनकी सरकार बनी, कर्नाटक में इनकी सरकार बनी, तो मैं बड़ा आश्चर्य होता है। और जब 99 इनकी सीटें आई तो कितना छाती पीट रहे थे। नहीं यादव जी, राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि बड़े राज्य वो जीत लेते हैं, छोटे राज्य हमें जितवा देते हैं। मोदी जी को हमने हरा दिया। जी हाँ, वही मैं अभी आ रहा हूँ। अभी ये लोकसभा का चुनाव हाल फिलहाल में हुआ है, ये 99 सीट पाकर के ऐसा दिखा रहे थे कि 99 सीटें 240 से ज्यादा है, और ऐसा एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे कि भाजपा हार गई है, भाजपा के हवा निकल गई है, मोदी जी का जो स्टारडम है वो खत्म हो गया है। तो अब ये दिखता है कि किस तरह का दिवालियापन इनका। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं, जो समाज विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए हैं, जो जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनकी करारी हार हुई है। और राहुल गांधी रूपी जो इनका इंजन है, जो लगातार 23 बार 24 बार ये लोग लॉन्च करने का प्रयास किया और लगातार वो फेल हो रहा है, वो प्लेन क्रैश हो रहा है इनका। तो इनको अपने इंजन को संभालना होगा, इंजन बदलने की आवश्यकता है। राशिद अल्वी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले रोहित एक बड़ी खबर आ रही है आपकी है। और जहां तक माने नरेंद्र मोदी जी और हमारे डबल इंजन की जो सरकारें हैं वो विकास। तो महाराष्ट्र में रुझानों के बीच बीजेपी नेता का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी का सीएम होगा, यानी अब ये तस्वीर भी लगभग साफ हो चुकी है। सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी अभी दिख रही है। क्या कुछ कहा है, दावा जो ठोका है बीजेपी की तरफ से कि सीएम होगा, एक बार सुनवाते हैं। मला वाटतं आम्हाला अतिशय आनंद आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेनं स्विंग म्हणजे 200 पार मेजॉरिटी येईल अशा प्रकारचं चित्र सध्या तरी दिसतंय। आणि मला वाटतं संपूर्ण महाराष्ट्र मोदी साहेबांच्या मागे उभा राहिलाय। ओके संजय संपूर्ण महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा। और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है। और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है। और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे।